नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका। क्या हाल चाल है और पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? भैया लैकोलिथ, लैपोलिथ, बैथोलिथ, इनमें किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। समझ में आया, नहीं समझ में आया उस दिन? वैसे तो यही रहेगा कि सर जी मज़ा नहीं आया, फिर से पढ़ाओ, समझ में नहीं आया। जितने लोग जुड़ गए हैं भैया, अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा, बिना संकोच किए हुए, बिना देरी किए हुए, है ना। हमारे लोगों का जो टाइम रहता है पहले, तो उस टाइम के हिसाब से एक बार जो है। कहाँ गए भैया? कोई नहीं आया कि आज? हम जल्दी आ गए, आप लोग लेट हो गए, क्या हुआ? बताओ भैया, फटाफट जल्दी से। किसी का कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम, कोई इशू? बिना कुछ डरे, बिना किसी टेंशन, बिना किसी परेशानी के। कहाँ गए भैया? एक भी बच्चा नहीं दिख रहा। आ जाओ सबके सब। 2-4 मिनट वेट कर रहा हूँ ताकि कोई छूट ना जाए, रह ना जाए। जल्दी बताइए भैया, जल्दी जल्दी फटाफट। चलो भैया, मैं तो ज्वाइन हो गया, बाकी का आप लोग देख लीजिएगा कौन कौन ज्वाइन हो पा रहा है, नहीं हो पा रहे हैं। अब भैया जितने लोग जुड़ गए हैं, आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ एंड प्लीज़ एंड प्लीज़ जो है, आप लोग, अगर आपका कोई भी डाउट है तो उसे आप तुरंत पहले पूछ लीजिएगा। भैया लास्ट क्लास तक का कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी है, तो डरना नहीं है, टेंशन नहीं लेना है। चलो आज सबके नाम लिखता हूँ, कौन कौन आए हैं हमारे साथ आज क्लास में। एंड रंजू, रेहाना, ऐसे तो नहीं हो पाएगा। कविता, सुंदरम, प्रीति, मोनी, निभा, निभा सॉरी, राजकुमारी, प्रीति पटेल, उषा, रंजू, पिंकू, गौरव यादव, शाहिस्ता परवीन, गौरव यादव। चलो भैया, रेहाना, रोशनी, प्रीति, सा, तमन्ना, रूबी, पुष्पा, मनीषा, आशिनी, एंड सो सभी सभी सभी। चलो भैया, बताओ कि भैया कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी, किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? नहीं है परेशानी, चलो अच्छी बात है। होनी भी नहीं चाहिए। मास्टर इतना अच्छा पढ़ाए तो समस्या आ भी नहीं सकती, और आनी भी नहीं चाहिए। समस्या आ जाए तो फिर हमारा पढ़ाना किस काम का? अगर समस्या आ जाए तो हमारा पढ़ाना किस काम का? तो भैया, आगे बढ़ने से पहले आप सभी महा अच्छे बच्चों से क्वेश्चन है, अगर किसी का कोई डाउट है तो भैया पूछ लीजिएगा।
साउंड नहीं आ रहा बेटा, अब मैंने सही कर दिया, अब साउंड आ जाएगा, चिंता मत करो। और बताओ कोई दिक्कत और कोई ख्वाहिश आपकी आवाज के अलावा? एक क्वेश्चन आया, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण फिर से बता दीजिएगा। तो ठीक है भैया, फिर से बता दूंगा, आज नहीं बताऊंगा, आज नहीं बताऊंगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि ये ना बताने वाली बात है। एक्चुअली सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण हमारा टॉपिक है, और जिस दिन हम लोग ज्वार भाटा करेंगे ना, ज्वार भाटा, तो ज्वार भाटा वाले दिन हम लोग फिर से उसको करेंगे। तो वो पूरा एक अभी टॉपिक है, उस दिन थोड़ा सा मोटा मोटा पढ़ा दिया था, तो वो हम लोग करेंगे फिर से। नहीं आया नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन नहीं आया। जैसे ही आएगा अपन जो है, जो वीडियोज वाला सेक्शन है यूट्यूब में और शॉर्ट्स वाला, उसमें आपका आ जाएगा, वहां से आपको पता चल जाएगा। कविता जी वो आगे का टॉपिक है, 10-12 दिन के बाद आ जाएगा, चिंता मत कीजिएगा। मैं कहाँ चला गया था, हाय बता के तो गया था। ये बिग बैंग नहीं खत्म होगा। 3 मिनट की थ्योरी क्या है बिग बैंग की, कि अ, जैसे 2 मिनट नूडल्स का नाम सुना है, 2 मिनट में मैगी बन जाती है। वो फेक है, फर्जी है, झूठ है, 2 मिनट में मैगी नहीं बन पाती है। लेकिन बिग बैंग थ्योरी 3 मिनट में कहता है, जो आज हमें मूल तत्व दिखाई देते हैं वो 3 मिनट में बन गए थे। बिग बैंग की घटना जब घटित हुई, उसके लाखवें सेकंड, करोड़वें सेकंड में बहुत सी चीजें बनी, हजारवें सेकंड में, ऐसे करके। तो जब तक कि 3 मिनट का समय हुआ, तब तक कि आकाश गंगाओं के लिए जो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन जैसे तत्व थे वो बन चुके थे, 3 मिनट के अंदर बन गए थे। मतलब कई लाखवें सेकंड में जब ब्लास्ट हुआ, तो उसमें कुछ कुछ तत्व निकले थे, वही तत्व आपस में मिलते गए, कुछ नई चीजें, कुछ नई चीजें, और 3 मिनट तक आकाश गंगाओं के निर्माण की जानकारी मिल जाती है कि इतना बड़ा ब्लास्ट था और उसमें मात्र 3 मिनट में इतनी चीजें बन गई। ऐसा लग रहा है जैसे 2 मंथ बाद आप क्लास ले रहे हैं, सही बात है। मुझे भी ऐसे लग रहा है जैसे कि मैं पता नहीं कितनी सदियों से कहाँ था। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जो होती है, उसका मतलब क्या होता है, जब हम अपनी पूरी धरती में, जब हम, दिखाता हूँ आपको धरती, पूरी धरती में जो देशांतर ड्रॉ होते हैं, देशांतर में ही एक अक्षांश होता है जिसको हम लोग बोलते हैं 180 डिग्री अक्षांश रेखा, सॉरी अक्षांश कह रहा हूँ, देशांतर रेखा, लॉन्गिट्यूड 180 डिग्री की रेखा होती है। बताता हूँ, रुको। इसमें जो हम इस तरह से लाइन ड्रॉ करते हैं, तो इसमें एक मान लीजिएगा बीच में 0 डिग्री, और इसमें हम जो लाइन ड्रॉ करते हैं उनको आप ऐसे धरती में देख लीजिएगा, इस तरह से काउंट कर लीजिएगा। ये वाला 0 डिग्री, एक एक डिग्री पर अगर लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये वाली 180 डिग्री हो जाएगी, ये वाली भी 180 डिग्री। ये दोनों एक्चुअली एक ही होती हैं। तो ये वाली 180, मान लीजिएगा कि धरती में किसी भी जगह पर एक लाइन है जिसे क्या बोलते हैं, 180 डिग्री की देशांतर, लॉन्गिट्यूड। और उस 180 डिग्री की लाइन जो है वो प्रशांत महासागर के बीच से गुजरती है। जो हमारा प्रशांत महासागर होता है, जब आप कभी देखेंगे तो ये प्रशांत महासागर अगर थोड़ा बहुत दिख रहा हो, तो यहाँ से ये लाइन ड्रॉ होती है, लेकिन ये सीधी नहीं जाती है। कई देश हैं जो इस जगह पर हैं, तो उनकी वजह से लाइन को इधर उधर थोड़ा बहुत टेढ़ा कर दिया जाता है, ताकि उस देश में 2 दिन का समय ना हो। तो ये बस इसलिए से होती है। जब इधर आप आएंगे इस दिशा में, तो आपका जो एक दिन रहेगा पॉजिटिव रहेगा, इधर जाएंगे एक दिन आपका क्या रहेगा, निगेटिव रहेगा, कम रहता है। अगर आप इधर मान लीजिएगा मंडे पर हैं, तो इधर आपका भी संडे चल रहा होगा, बस इतना सा फर्क होता है मंडे संडे का। अरे यार, मैं हमेशा अच्छे मूड में रहता हूँ, मुझे क्या दिक्कत है? अभी पढ़ा नहीं रहा हूँ तो पूछ लो जो पूछना है। अब पढ़ाने लगूंगा फिर उसके बाद टिक टिक करोगे तो फिर गुस्सा आएगी कि मैं कोई चीज़ पढ़ा रहा हूँ, दिमाग से आया हूँ सोच विचार के, और आप उसमें कुछ भी बोलोगे तो फिर
परेशानी होती ना यार, आप खुद समझो। जैसे मान लीजिएगा कि आप अपने घर में देख लीजिएगा, मम्मी का मन है आज दाल रोटी सब्जी बनाने का, और आपने कह दिया मम्मी ना आज जो है लौकी का कोफ्ता बनाओ, तो मम्मी नीचे से ऊपर तक जो गुस्सा होती है, फिर उसके बाद बर्तनों की जो आवाज आती है ना। तो आदमी पहले से प्लान कर रखा है कि मेरे को दाल बनानी है, और दाल धुली जा चुकी है, कुकर में रखी जा चुकी है, और नमक डालते समय कह रहे हो नमक मत डालो, कोफ्ता बनाओ। तो फिर नमक इसी चक्कर में 2 बार गिर जाता है, 2 बार नमक गिर जाता है ना। अब आपके मम्मी से, आपसे, आपके पापा से कई बार एक चीज रिपीट हो जाती है, गड़बड़ी हो जाती है। हम खुद कई बार खाना बनाते हैं, हमसे भी नमक 2 बार हो जाता है, और कई बार दाल में हम नमक डालते ही नहीं है। क्यों नहीं डालते? क्योंकि मन कहीं और लगा रहता है। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कि धरती का विकास कैसे हुआ, और आप कह रहे हो सर जी चंद्र ग्रहण बताओ, तो आगे नहीं जाने का ना। तो वो बात समझ रहे हो? आप इंटेलिजेंट हो यार। और अगर उसी समय आप ऐसे बोल दो कि मम्मी आपकी दाल बहुत अच्छी लगती है, जब आप दाल बनाती हो ना बहुत शानदार बनाती हो, तो फिर मम्मी उसमें और अच्छे से थोड़ा नमक देख के डालती हैं कि बिल्कुल नमक ज्यादा ना हो। और इसका टेस्ट कैसे बढ़ाया जा सकता है, तो उसकी फ्राई करने का भी मम्मी सोच सकती है कि अच्छा एक काम करो, थोड़ा लहसुन और प्याज भी थोड़े थोड़े काट लो, बढ़िया फ्राई करेंगे। तो होता है, ह्यूमन टेंडेंसी है, हम सब इंसान हैं। नो डाउट हमें पैसा मिलेगा आपको पढ़ाने का, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि आप बीच में हमें डिस्टर्ब करो। इसीलिए हम पहले मुलाकात करते हैं कि भैया जिसका जो डाउट है पूछ पाछ लो, इसके बाद फिर हम अपने टॉपिक पे चलेंगे, पढ़ेंगे। तो ये आज का हमारा टॉपिक है, उसका नाम है भूकंप। अच्छा, कुछ और आया कविता का, सर थोड़ा सा उल्का पिंड भी बता दीजिए। उल्का पिंड क्या होता है? हमारे पूरे ब्रह्मांड में, हमारे पूरे ब्रह्मांड में कुछ चीजें होती हैं जिनका सब कुछ फिक्स होता है, नियमित गति से, नियमित तरीके से इधर उधर क्या होते हैं, घूमते हैं। लेकिन कुछ ऐसे पिंड होते हैं जो पूरे वातावरण में अनियमित रूप से इधर उधर गति करते रहते हैं। वो कहीं भी आ जा सकते हैं, इधर उधर कहीं भी आ जा सकते हैं। तो कई बार क्या होता है कि कुछ चट्टानी टुकड़े, मिट्टी का, ग्रेनाइट, बॉक्साइट, सोना, चांदी, लोहा, तांबा, किसी का भी, पूरी दुनिया में सब कुछ इक्वल, ऐसा थोड़ी ना कि केवल धरती में ही पानी है और कहीं पानी नहीं। पानी भी सब जगह, सब चीज सब जगह है। तो कोई टुकड़ा जो है वो धरती के गुरुत्वाकर्षण से या अपने खुद की चाल से चला हो आज से 10-20 लाख साल पहले, और घूमते घूमते भारत के बगल से होकर गुजर ना रहा हो, बाहर कह रहा हूँ धरती के बगल से गुजर ना रहा हो, तो छोटे छोटे टुकड़े जब भारत के बगल से गुजर रहे थे तो भारत कह रहा हूँ धरती ने उसको अपनी तरफ खींच लिया, आकर्षण बल लगा, अपनी तरफ खींच लिया। तो जब वो धरती के वातावरण में आता है तो उसमें कई बार घर्षण से आग लग जाती है, जलने लग जाता है। तो जब जलने लग जाता है तो फिर वो जलते हुए धरती में गिरता है। आकार बहुत छोटा हो जाता है घर्षण की वजह से, जब बहुत बड़ा नहीं गिरेगा। कहते हैं अगर 100-200 किलो का पत्थर गिर जाए तो धरती के 2 टुकड़े भी हो सकते हैं, उसकी अगर गति ज्यादा तेजी से हो। कई वीडियो आते हैं जिनमें कहते हैं एक सुई भी अगर धरती के बीचों बीच बहुत तीव्र गति से गिर जाए तो पृथ्वी 2 भाग में टूट सकती है। तो वही पत्थर के टुकड़े इधर उधर हमेशा गिरते रहते हैं, ऐसा नहीं है कि किसी एक ही जगह पर। छोटे छोटे नॉर्मल से, मतलब कि मटर से भी छोटे टुकड़े तो रेगुलर गिरते रहते हैं। कई बार आपको भी फील होता होगा कि आपके ऊपर कुछ गिरा, देखते होंगे तो कुछ दिखेगा नहीं, बहुत छोटा कण रहा, नहीं समझ में आया, नहीं फील हुआ, होता है। तो वही टुकड़े जो है आपके कहलाते हैं उल्कापिंड। जब वो जलने लगते हो, जलते हुए दिखाई देते हैं, घर्षण से आएंगे जलता हुआ। ज्वालामुखी कब और कैसे आता है? ज्वालामुखी कब आता है? तो पहले ज्वालामुखी हमें फोन करेगा और भारत सरकार से पूछेगा, मोदी जी को फोन लगाएगा कि डियर प्रधानमंत्री ऑफ इंडिया, हम आना चाहते हैं, आपका रिचार्ज खत्म हो गया है, तो प्लीज आप हमें बताइए हम कहाँ पर आए। तो फिर मोदी जी बताते हैं कि आप यूपी में आइए, झारखंड में आइए, तो वहाँ व्यवस्था की जाती है, जैसे महाकुंभ में और जैसे G20 सम्मेलन में बहुत सारे डेलीगेट्स आए थे, तो वैसे ही ज्वालामुखी जो है फोन करता है कि हम आना चाहते हैं। तो फिर भारत सरकार उनको जो है एड्रेस देती है, भाई जगह देती है कि आप यहाँ पे आइए, फिर वहां पे ज्वालामुखी आता है। कैसे आता है? तो एक्चुअली वो कई बार
जो है ट्रेन से भी आता है, प्लेन से भी आ सकता है, और ना कुछ हो तो अपने पैर से भी आ सकता है, चल के भी आ सकता है, ऐसे कहीं से भी फट सकता है, आ सकता है। अच्छा, अंडमान निकोबार है, हाँ, तो अब देखो, हो सकता है प्रधानमंत्री का मूड बदल जाओ, बोले कि नहीं यूपी में मत आओ, अंडमान में आओ, तो फिर उसे अंडमान जाना पड़ेगा। प्रधानमंत्री के ऊपर डिपेंड करता है वो भाई ज्वालामुखी को कहाँ बुलाना चाहते हैं। जैसे जापान के प्रधानमंत्री आए थे, तो उन्हें जो है तमिलनाडु में मामल्लपुरम में 2019 में बुलाया गया था, वहाँ सौर मंदिरों को दिखाया गया था। फिर कभी चाइना के आते हैं तो उन्हें हम नोएडा लेके जाते हैं, उधर गुरुग्राम में, कि चलो यहाँ सैमसंग की कंपनी लगी हुई है। अभी जो महाकुंभ हुआ उसमें जो लोग आए नहाने के लिए, उन्हें हम इलाहाबाद प्रयागराज लेके गए। भैया, और किसी का कोई क्वेश्चन? नहीं तो आज का हम बात करेंगे भूकंप। चलो बताओ, भूकंप किसे कहते हैं? ये सब छोड़ो। अच्छा, आप लोग बताओ ईमानदारी से, अपनी अपनी कसम खा के बताना, इस क्वेश्चन का जवाब क्या मैंने गलत दिया? धरती के अंदर हलचल को भूकंप कहते हैं। चलो, शुक्रिया। बस आप लोग ऐसे बता दिया करो तो फिर हमें भी आसानी रहती है कि नहीं भाई, चलो हमने जो है बच्चों को सही बता दिया। पृथ्वी के अंदर कुछ प्लेट होते हैं, पृथ्वी के अंदर प्लेट नहीं होती, पृथ्वी के बाहर प्लेट होती है, ऊपरी सतह को प्लेट बोलते हैं। जो आपस में टकराते हैं और टकराने के कारण जो कंपन होता है, उसे भूकंप कहते हैं। सही बात है। मोदी जी गलत हो सकते हैं, लेकिन आप नहीं 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 नहीं, हम और मोदी जी सेम टू सेम, हम दोनों भारतीय हैं। एक अचानक घटने वाली घटना को भूकंप कहते हैं। अचानक घटने वाली घटना को भूकंप कहते हैं। चलो भाई, अचानक घटने वाली घटना को क्या बोलते हैं? भूकंप बोलते हैं। अचानक तो नहीं घटती है, बट फिर भी अब आप कह रहे हो तो मैं मान लेता हूँ कि अचानक घट जाती होगी। चलो भैया, सिम सिम घट जाओ, घट गया। इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलते हैं भूकंप। भूकंप, भूकंप। पानी वानी पी लियो, पढ़ाऊं? पानी वानी पी लो, फिर मैं पढ़ाऊंगा तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा, फिर बोलोगे सर जी इतना कठिन कौन पढ़ाता है। मैं क्या करूं, मुझे सरल पढ़ाना नहीं आता। आपकी अपनी समस्या, मेरी अपनी समस्या। तो बात करेंगे भूकंप की, भूकंप के कारण की चर्चा करेंगे। भूकंप किसे कहते हैं, भूकंप कितने प्रकार से आता है, मतलब भूकंप में क्या क्या टाइप्स होते हैं, भूकंप को कैसे नापा जाता है, भूकंप के इफेक्ट क्या होते हैं। तो एक दो काम आप करोगे, बाकी के काम मैं करूंगा। तो मैं शुरुआत करता हूँ भूकंप के बारे में। तो ऐसे कंपन हो रहा है, देखो, धरती के अंदर, धरती के अंदर कहीं पर भी, पृथ्वी की सतह के नीचे, हाँ हाँ पानी पी लो, मैं वेट कर रहा हूँ। धरती की सतह के नीचे, धरती के ऊपर नहीं, ऊपरी लेयर में नहीं, धरती की सतह के नीचे कहीं पर कोई कंपन शुरू हो, कोई एनर्जी नीचे कुछ हलचल पैदा करे, किसी प्रकार की एनर्जी धरती के अंदर जो होती है, वो एनर्जी जो है कंपन पैदा करे, हलचल पैदा करे, एनर्जी को बाहर भेजने का काम शुरू करे। और इस कंडीशन में वो एनर्जी जब धरती के ऊपरी सतह पर वाइब्रेशन लाती है, कंपन लाती है, अकस्मात लाती है, सडनली लाती है, वाइब्रेट कराती है,
उसे हम भूकंप कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? भूकंप। जब भूगर्भीय प्लेट आपस में टकराते हैं तो कंपन होता है, जिससे भूकंप आता है। सही बात है, बट इसमें आप रिजिड हो गए हैं। रिजिड होने का मतलब आपने एक शब्द को बांध दिया है, दूसरी कोई शब्द इसमें नहीं हो सकता है। पृथ्वी के अंदर प्लेट है जो आपस में टकराते हैं। पृथ्वी के अंदर प्लेट नहीं है मेरे भाई, मैं कितनी बार आपको बता चुका। आप लोग मेरे कॉन्सेप्ट अपने चक्कर में खराब कर दोगे। ऐसे नहीं करो, ऐसे नहीं करना है। ये हमारी धरती है और इस धरती में आपको मिलेंगी प्लेट, लेकिन धरती के अंदर प्लेट नहीं होती। मैं आपको बता चुका हूँ, ऊपरी सतह को हम प्लेट के नाम से जानते हैं। हाँ, इस प्लेट की मोटाई जरूर हो सकती है, कई बार ये नीचे तक हो सकती है, लेकिन धरती के अंदर ऐसी कोई प्लेट नहीं होती कि धरती के अंदर को हम किसी को प्लेट बोले। ये प्लेटें होती, ये धरती के अंदर नहीं होती, ये ऊपरी परत होती है, जैसे भूपरिपटी बोलते हैं, परपटी बोलते हैं, क्रस्ट बोल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि धरती के अंदर यहाँ पर भी कुछ प्लेटें मौजूद हैं। यही प्लेटें, यही प्लेट अंदर तक जा सकती हैं, वो ठीक है, यही प्लेट अंदर तक जा सकती है मुड़कर, तो ये प्लेट ऊपर चली जाएगी, ऐसा हो सकता है, बट अंदर कोई प्लेट नहीं होती है। अब मैं कह के आ रहा हूं वो सुनो। सिर्फ एक बात है, फिक्स नहीं है, रिजिड नहीं होना। पृथ्वी के सतह पर कुछ गहराई पर, कुछ गहराई पर, थोड़ी गहराई पर, थोड़ी ज्यादा गहराई पर, किसी भी जगह पर जब एनर्जी से हलचल होता है, एनर्जी से यानी कि ऊष्मा से, यानी कि पावर से, शक्ति से, इस जगह से क्या होना शुरू हो जाए, कुछ हलचल शुरू हो जाए। धरती के अंदर की बात कर रहा हूं, ऊपरी सतह की बात नहीं। किसी भी जगह पर, कहीं पर भी, इस जगह पर भी हो सकता है कंपन, या एनर्जी यहां से बाहर निकलने का प्रयास करे। अब धरती के अंदर एनर्जी कहां से आई? तो आपको मैंने पहले बताया कि धरती के अंदर मैग्मा है, द्रवित पदार्थ मौजूद है, और वो जो द्रवित पदार्थ होता है वो गर्म है। तो गर्म का मतलब उसमें कुछ ना कुछ तो एनर्जी होगी ही। जैसे आपने देखा होगा कि हम गर्म करके बहुत से काम कर लेते हैं, लोहा पीट पाट लेते हैं, गर्म करके हम इंजन चला के गाड़ियों को आगे लेके जाते हैं। गर्म पानी होता है तो उसमें हमारा चावल भी पक जाता है। तो वैसे ही इस धरती के अंदर, भीतर, पृथ्वी के भीतर कहीं पर भी कुछ हलचल हो सकती है, लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि भूकंप हर बार धरती के नीचे से ही बाहर की तरफ आएगा। ये नियम पूरी तरह से क्या है? गलत है। ऐसा भी हो सकता है, और शायद आपने सुना भी होगा, कि अगर परमाणु बम फोड़ा जाए तो भी धरती की सतह पर कंपन हो सकता है। तो एक बात फिक्स है दो चीजों को लेकर। बात क्या फिक्स है? सतह पर ही कंपन होना चाहिए। कंपन कहां होना चाहिए? वाइब्रेशन कहां पर होना चाहिए? वाइब्रेशन होना चाहिए सतह पर। वाइब्रेशन कहां पर होना चाहिए? वाइब्रेशन सतह पर होना चाहिए। कंपन होना चाहिए कहां पर? पृथ्वी की सतह पर। पहली चीज फिक्स है, वाइब्रेशन होना चाहिए। वाइब्रेशन कैसा होना चाहिए? सडन होगा तो ज्यादा अच्छा है, अचानक, किसी भी समय, अकस्मात, अचानक या अकस्मात कंपन हो। अब कंपन का कारण हो सकता है, वाइब्रेशन का रीजन ये वाला हो, या हो सकता है ये वाला। भूकंप के आने के कारण शायद आप लोगों ने पढ़े होंगे कि अगर परमाणु बम गिराया जाए तो भी हो सकता है, बड़े बड़े डैम फूट जाएं तो भी हो सकता है, और अगर कोई भीषण दुर्घटना हो जाए तो भी कंपन हो सकता है। अगर आपका घर हाईवे के किनारे है तो कभी कभी बहुत भारी ट्रक जब सामान लोड करके चलता है तो भी आपके घर में कई बार कंपन होता है। कई बार जब डीजे बहुत तीव्र गति से ध्वनि निकालता है तो भी धरती हिलती है, वो भी भूकंप के ही रूप हैं, बट वो स्थानीय छोटे लेवल के भूकंप हो सकते हैं। पूरी पृथ्वी पर कंपन न लाने के लिए हर जगह पर अगर एक साथ भूकंप को पहुंचाना है
तो फिर वहां पर क्या होगा, तो फिर वहां पर धरती के अंदर से एनर्जी को बाहर आना पड़ेगा। और ध्यान रहे, किसी भी जगह से अगर एनर्जी निकली, मान लीजिएगा इस जगह से निकली, तो एनर्जी ऐसे फैलती है, ऐसे एनर्जी फैलेगी। इस जगह पर आया है तो इस जगह से फैलना शुरू करेगी, लेकिन फैलेगी पूरी पृथ्वी में, रुकेगी नहीं, फैलेगी हर जगह पर, वाइब्रेशन पूरे में जाएगा। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल तालाब, छोटा सा एग्जाम्पल जैसे तालाब, तालाब में भरा हुआ है पानी, तालाब में भरा हुआ है क्या, पानी, और आपने इस पर एक मारा पत्थर, पत्थर का टुकड़ा मारा, तो कुछ जल क्या होगा, बाहर जाएगा, इधर उधर जाएगा। लेकिन इसकी वजह से यहां पर पानी में क्या होगा, कुछ तरंगे अप डाउन आती हैं, वो एक जगह नहीं आती, वो धीरे 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 पूरे सतह तक, किनारे तक पहुंच जाएंगी। पानी में बीच में मारोगे, लेकिन वो हिलते 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 लास्ट तक किनारे तक पहुंच जाएगी। तो ये जो ऊपर नीचे तरंगे हो रही हैं, ये पानी में तरंगे हो रही हैं, और ऐसी ही चीज धरती में हो जाए तो हम उसे भूकंप कहते हैं। बिल्कुल, धरती के कंपन को हम भूकंप कहते हैं। ट्रेन निकलेगी तो ट्रेन के निकलने से आसपास कंपन होता है, वो भी भूकंप है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट है, सही है। प्लेट वाला भी गलत नहीं है, लेकिन धरती के भीतर की प्लेट मत लड़ाओ, धरती के भीतर की प्लेट लड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। धरती के ऊपर भी प्लेटें पाई जाती हैं, अंदर ऐसा कहीं नहीं है कि 100 किलोमीटर नीचे कहीं प्लेट आपको दिखे, वो प्लेट आप आपस में लड़ाओ। ऊपर वाली ही प्लेट नीचे तक जाती है, वो आपस में लड़ती है, वो हो सकता है। कहीं पर ज्यादा महसूस होगा, कहीं पर कम महसूस होगा। जैसे भूकंप नेपाल में आएगा तो नेपाल में ज्यादा जान मान की हानि होगी, म्यांमार में आएगा तो म्यांमार में ज्यादा जान मान की हानि की नुकसान होगा, और जैसे जैसे दूर जाता जाएगा थोड़ा थोड़ा कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो बस इतनी सी बात होती है। अब यहां से आपको इतनी बात तो समझ में आ ही गई होगी, कुछ और समझा देता हूं, अब बात खुली गई है तो यही समझ लीजिएगा। पृथ्वी में, पृथ्वी के अंदर जिस जगह से पहली बार एनर्जी निकलना शुरू होती है, ध्यान से सुनना, अंदर की बात है, धरती के अंदर, उसे बोला जाता है हाइपोसेंटर। क्या बोला जाता है, भूकंप मूल। क्या बोला जाता है, भूकंप मूल, जहां धरती में पहली बार कंपन शुरू हुआ। इसके बाद जब यही कंपन यहां से चलेगा, चलेगा तो पूरे में, रुको, चलेगा तो पूरे में, हम पूरे में चलाएंगे, ऐसे ऐसे पूरे में चलेगा। लेकिन इस दौरान वो सबसे पहले यहां नजदीक में टक्कर मारेगा, इस जगह पे टक्कर मारेगा, टक्कर का कलर बदल देता हूं, सबसे पहले यहां पर टक्कर मारेगा, ये सतह पर टक्कर मारेगा। बाकी धीरे धीरे, बाकी धीरे धीरे ये बढ़ता हुआ पूरे में फैल जाएगा। क्योंकि एनर्जी है, कंपन क्या होता है, एक प्रकार की एनर्जी होती है, ऊर्जा होती है, वो पूरे में फैलेगी। तो जहां पर पहली बार आता है उसे बोलते हैं ईपी सेंटर। जहां पर भूकंप पहली बार आ जाएगा उसे हम क्या बोलेंगे, भूकंप का अवकेंद्र हो गया, ईपी सेंटर हो गया, जहां पहली बार आया। इसका ये मतलब नहीं कि यहां के अलावा यहां पर नहीं आएगा। और एक दिन में 18,000 बार भूकंप आता है। कितनी बार आता है, 18,000 बार धरती में भूकंप आता है, लेकिन वो सब बहुत छोटे होते हैं, तो इतना कोई दिक्कत की बात नहीं है कि बहुत ज्यादा परेशानी हो। अब ये जो एनर्जी यहां से वहां तक गई, ये एनर्जी मोस्टली या बेसिक अगर हम देखें तो तीन टाइप की होती है। जो एनर्जी चलती है धरती में,
अगर यहां से एनर्जी आगे की तरफ चलना शुरू हुई, यहां से एनर्जी जब आगे चलना शुरू होगी तो सबसे पहले जो तरंग मिलेगी, अच्छा तरंग का मतलब कंपन, ऐसे ऐसे चलेगी कंपन, जो पहली बार कंपन लेकर आएगा उसे हम बोलेंगे प्राथमिक तरंगे। तरंगे क्या होती हैं? जब ऐसे ऐसे चीजें चले, पानी में जो तरंगे बनती हैं, तो एनर्जी जब ऐसे चले, पहली बार आई तो उसे क्या बोलेंगे? प्राथमिक तरंगे या पी वेव्स। प्राइमरी तरंगे, प्राइमरी वेव्स, पहली बार जो आई। इसके बाद कुछ और तरंगे भी निकलना शुरू करेंगी, यहीं से फिर निकलना शुरू करेंगी, तो इसी के पीछे पीछे और भी तरंगे आएंगी। इसके पीछे पीछे जो तरंगे आएंगी, पहले के बाद जब दोबारा आती है उसे क्या बोलते हैं? दूसरी तरंगे। पहले के बाद क्या हो गई? दूसरी तरंगे। तो दूसरी तरंग को बोलेंगे सेकेंडरी वेव्स, एस वेव्स। इसी को और अच्छे शब्द में लिखें तो लिख सकते हैं द्वितीयक तरंगे। क्या लिख सकते हैं? द्वितीयक तरंगे। अब शुरुआत तो पी ने कर दी, फिर इसके बाद सेकेंडरी वेव्स आ गई, फिर इसके बाद अंत में जब धीरे धीरे खत्म होता, गाने चल रहे, शुरुआत में होती हो, फिर खत्म, तो लास्ट में क्या आ जाएगी? लास्ट में प्यार से मूवी का एंड। लव वेव्स, लव तरंगे। लव तरंगे मतलब इसकी खोज लव, एक रेले लव करके व्यक्ति थे, उन्होंने इसकी खोज की थी, तो उन्हीं के नाम पर इसका नाम रख दिया गया लव तरंगे। ये जो लव तरंगे होती हैं, ये एक्चुअली जो है सबसे लास्ट में चलती हैं, सतह पर चलती हैं, इन्हें सतही तरंगे बोलते हैं। ये अंदर जनरेट नहीं होती हैं, ये बाहर ही होती हैं, सतह में होती हैं, सतह में होती हैं। चलो बात करते हैं थोड़ा सा प्राथमिक तरंगों के बारे में, कि प्राथमिक तरंगे, प्राइमरी वेव्स जो हैं, इनमें भैया यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो पूछ लीजिएगा, बाकी तो आप सब लोग इंटेलिजेंट हो, महा अनुभव हो, सब आपको पता होगा। बस कल ये मत पूछना कि सर जी भूकंप कहाँ आएगा, कौन लेके आएगा, एक दिन में कितनी बार हमारे भारत में भूकंप आएगा, क्योंकि यू नो वेरी बेटर। उम्मीद है आपका कोई क्वेश्चन नहीं होगा, इंटेलिजेंट हो। चलो दूसरी कहानी सुनो। ये बड़ा माइन्यूट सी बातें हैं, बड़ी बात अब आपको समझाता हूं। एक इधर से आ रहा है ट्रक, इधर से आ रही है बाइक। दोनों की टक्कर होगी तो आपको कैसे पता चलेगा? अगर बाइक की और ट्रक की टक्कर हो तो पता कैसे चलेगा? सर भूकंप कब आएगा, भूकंप कब आएगा? अभी मूड मत खराब करो, कल बताऊंगा कहाँ आएगा। ट्रक और बाइक का आपस में टक्कर हो जाए तो हमें कैसे पता चलेगा दोनों का हुआ? हमें कान में पहले आवाज सुनाई देगी। क्या सुनाई देगा? हमें कान में पहले ध्वनि सुनाई देगी, धड़ाक। हम पलटेंगे, कहाँ हुआ एक्सीडेंट, सबसे पहले हमें सुनाई देगी। क्या सुनाई देगी? ध्वनि, कान में। ये ध्वनि हमारे कान में आई तो ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा होती है। क्या होती है? पावर होती है, शक्ति होती है, एनर्जी होती है। आप कुछ भी काम करेंगे, सब कुछ आपका क्या होता है? ऊर्जा होती है या आपकी एनर्जी होती है। तो आप पलट के देखोगे क्या हुआ, फिर आपको पता चलेगा दो आपस में लड़ गए, फिर गिर गए, खून निकलने लगा, अपन तो ऐसे फैल गए, तो आपको सुनाई दिया। वैसे ही हमारी जो धरती है,
पृथ्वी जो है, पृथ्वी के नीचे ऐसा माना जाता है कि बहुत सारा मैग्मा भरा पड़ा है। क्या भरा पड़ा है? मैग्मा। प्लस बहुत सारी एनर्जी होती है। क्या होती है? बहुत सारी ऊष्मा होती है। एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होना चाहती है, निकलना चाहती है। जैसे लोहा एक साइड में गर्म करो, दूसरे साइड भी गर्म होने लग जाता है। यहाँ पे क्या भरा होता है? मैग्मा भरा होता है, बहुत सारी एनर्जी होती है। ये एनर्जी क्या होती है? लगातार जो हमारी प्लेटें हैं, पृथ्वी की जो प्लेटें हैं, इनमें लगातार ये क्या होती हैं? टक्कर मारती हैं बाहर निकलने के लिए। इनके टक्कर की वजह से जहां कहीं भी टक्कर मारेंगे उसे बनाएंगे आप हाइपोसेंटर, और यही टक्कर ऊपर तक भी क्या होता है? चला जाता है। ये जो ऊपर तक जाएगा तो किस वेव में जाएगा? पहले पी वेव्स, फिर इसके बाद एस वेव, फिर इसके बाद लव या रैले तरंगों या एल वेव्स के फॉर्म में जाता है। पूरी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? भूकंप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भूकंप। जैसे मान लीजिएगा कि ये आपकी एक जो है प्लेट है। ये क्या है? ये धरती की एक प्लेट है। अगर मैं इस प्लेट में यहां पर एनर्जी लगाऊं तो आप ध्यान देना, पहले आवाज आएगी। पहले क्या आएगी? चटकन होगी। पहले चिटचिटाएगा, फिर इस बाद इसमें दरार बनेगी, और दरार बनने के बाद ये क्या हो जाएगी? अलग हो जाएगी। तो यही कंडीशन भूकंप में भी होती है। ध्यान से सुनना, मैं माइक के पास कर रहा हूं, अगर आवाज आए तो ठीक है, ना आए तो मान लेना कि हाँ आवाज आई थी। हाँ, क्योंकि मुझे नहीं पता क्या होगा। सुनना। कुछ आवाज आई, और आवाज के बाद इसको यही टूटना चाहिए, टूट के यहां तक चला गया। तो ये एनर्जी ही मैं लगा रहा था इसमें, वही एनर्जी यहां तक ट्रांसफॉर्म हो गई। ये जो चटकन था, विदारण था, दरअसल भूकंप में एक शब्द आता है, उसे बोला जाता है रैप्चर लिमिट, विदारण शक्ति। हर एक प्लेट की अपनी एक क्षमता होती है, रैप्चर लिमिट होती है। मेरे हाथ की रैप्चर लिमिट है, इसमें मैं थोड़े थोड़े डंडे मारूंगा तो नहीं टूटेगा, लेकिन आप तेजी से रॉड मार दोगे तो टूट जाएगा। तो मेरे हाथ की एक लिमिट है, एक औकात है, एक क्षमता है। इस प्लेट की भी एक क्षमता है। इस प्लेट में नीचे से जब तक टक्कर लगता रहेगा, सह लेगा तो सह लेगा, नहीं सह पाएगा तो यहां से ऊपर तक ये एनर्जी आपकी क्या होती है? आती है। एक प्लेट थी, जल्दी टूट गई। अब मैं इसको दो करूंगा, एक प्लेट के नीचे दूसरी प्लेट अगर आ जाए तो थोड़ा सा टूटने में टाइम लगेगा, लेकिन फिर भी इसकी अपनी एक क्षमता है, उसी क्षमता तक इस भार को ये सह पाएगी। नहीं सह पा रही है, नीचे से प्रेशर ज्यादा लगा, तो इसमें एक विदारण क्षमता, जिसको रोकने की पावर है, वो कमजोर होगी, खत्म होगी। इसमें पहले आवाज आएगी, उस आवाज के बाद इसमें जिसे चटकन बोलेंगे, चटकन के बाद दरार पड़ेगी, दरार के बाद क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। धरती की प्लेटों में भी यही कंडीशन होती है, और इसी के बाद क्या होता है? भूकंप या वाइब्रेशन आता है। और टूटा तो यहां पर था, बट यहां पर भी वाइब्रेशन हुआ, तो एक जगह नहीं, यहां से यहां तक भी एनर्जी जाती है। चलो पहले बात करते हैं भूकंप के क्या क्या कारण है, आखिर भूकंप किन वजहों से आता है। भूकंप के क्या क्या कारण है? प्राकृतिक कारण, जैसा आप लोगों ने बताया, प्लेट टेक्टोनिक्स, बिल्कुल सही बात है। इसके अलावा हमारी जो पृथ्वी है, इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी का मतलब आपने देखा होगा, जो ट्रेन होती है गर्मी में उसके बीच की जगह भर जाती है, ठंडी में बीच की जगह कम हो जाती है। लचीलापन यानी कि इलास्टिसिटी, गर्मी में चीजें फैलती हैं, ठंडी में चीजें क्या होती हैं? सिकुड़ती हैं। और धरती में भी हमारे लोहा पाया जाता है, तो फैलेगा भी, सिकुड़ेगा भी। तो इसके फैलने सिकुड़ने से भी कुछ कंपन धरती में हो सकता है। ज्वालामुखी जहां पर आएगा, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया, ज्वालामुखी है तो भूकंप आएगा, आएगा, आएगा। हाँ, भूकंप के बाद ज्वालामुखी आए ये जरूरी नहीं है। भूस्खलन, अगर आप हल्द्वानी के क्षेत्र में रहेंगे, पहाड़ों में,
तो वहां पर जब लैंडस्लाइड होती है तो भी कंपन होता है, भूकंप आता है। इसका ये मतलब नहीं है कि उत्तराखंड वाला भूकंप केरल में नहीं सुनाई दिया तो हमको इसको भूकंप नहीं मानेंगे। मानो या ना मानो, तुम्हारे मानने से थोड़ी ना है। फिर मानव जनित कुछ कारण है, जैसे परमाणु परीक्षण, बांधों का निर्माण। हम क्या करें, हम बहुत सारे बांध का निर्माण कर लें। बांध बोले तो बांध का मतलब क्या होता है, डैम, बड़े बड़े डैम। कई लोग बोलते हैं कि चाइना ने एक डैम बनाया जिसकी वजह से धरती के रोटेशन में भी इफेक्ट आया है, 0.06 माइक्रो सेकंड, कुछ सेकंड का इफेक्ट आया है। इतना बड़ा डैम है, तो डैम टूटेगा, पानी एक साथ एक जगह से दूसरी जगह जाएगा तो भूकंप वहां पर क्या होगा, आएगा ही आएगा। देन आप इस चीज को थोड़ा सा पढ़ेंगे तो मैं आपकी और मदद करूंगा। वैसे इसमें दिख नहीं रहा होगा सही से, रुको मैं आपको अच्छी टीवी में दिखाता हूँ। क्वालिटी आपके लिए एचडी क्वालिटी की बात करते हैं। चलो, ये तो आपने पढ़ लिया, भूकंप के कारण ऐसे घर गिरता है। थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा जो मैंने आपको बताया। कभी कभी तो आप भी दिमाग लगा ही लेते हैं। भूपृष्ठ पर होने वाले आकस्मिक असमान कंपन को भूकंप कहा जाता है। यह तब होता है जब पृथ्वी की चट्टानों पर बल लगाया जाता है और चट्टानों में एक विशेष सीमा, जिसे रैप्चर लिमिट कहते हैं, बल तक संचित होता रहता है। और जब यह बल उस सीमा से अधिक हो जाता है तो चट्टान जो है चटक जाती है, दरार भ्रंश की स्थिति में पहुंच जाती है। इस प्रक्रिया में चट्टान में संचित ऊर्जा निर्मुक्त होती है और तरंगों के रूप में चारों तरफ प्रसारित हो जाती है। चलो भैया, प्रसारित हो गई तो हो जाने दो। भूकंप के घटक, भूकंप में कौन कौन सी चीजें होती हैं, तो एक तो इसका होता है हाइपोसेंटर, एक होता है ईपी सेंटर। भैया नीचे हाइपोसेंटर होगा और ऊपर ईपी सेंटर। जहां धरती में पहली बार भूकंप महसूस किया जाएगा सतह में, उसे ईपी सेंटर बोलते हैं। अंदर वाले को क्या बोलते हैं, हाइपोसेंटर बोलते हैं। अवकेंद्र, हाइपोसेंटर, वह स्थान जो पृथ्वी के अंदर स्थित है जहां से भूकंप की तरंगे उत्पन्न होती हैं। और अधिकेंद्र या इपीसेंटर, भूकंप की उत्पत्ति का स्थल जो ठीक ऊपर होता है, सबसे पहले जहां पर आएगा, 90 डिग्री पर ऊपर होता है। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं लगभग। अब ये बात करें, कुछ लोग बोल रहे थे तरंगों के बारे में, तो आइएगा तरंगों के बारे में आपको फिर से बता देता हूँ। पहले पी वेव्स के बारे में बताऊंगा, फिर एस वेव्स के बारे में, फिर एल वेव्स के बारे में, है ना। चलो, हम क्या करें, एक मशीन ऐसे लगा दें, इसमें बहुत सारा कागज का रोल रख दें, बहुत सारा कागज का रोल रख दिया। अब ये रोल जो है ऐसे घूमता रहेगा, ऐसे रोटेट होता रहेगा। ये कागज रोल बना सा बहुत सारा घूम रहा है। इसके ऊपर हमने ऐसे क्या किया, एक पेन लटका दिया। इस पर हमने क्या किया, इसके ऊपर हमने एक अच्छा सा पेन लटका दिया। ये रोल हमेशा चलता रहेगा, 24 घंटे चलता रहेगा। इस मशीन को, संयंत्र को हम भूकंप मापी यंत्र कहते हैं। इसे धरती के नीचे लगा दिया जाएगा, धरती की सतह के ऊपर नहीं, 1-2 फीट खोद कर धरती के नीचे लगा दिया जाएगा, 3 फीट जितना खोद सके। अब ये रोल चलता रहेगा और पेन फ्रीली मूव कर रहा है। पेन क्या है, फ्रीली मूव कर रहा है। और इस रोल को मैं इधर खोलता हूं, सपोज कीजिएगा ये रोल मैं इधर लेके आ गया और इस तरह से ये रोल है आपका। इस रोल में पेन यहां पर लटक रहा है, इस जगह पर पेन लटका हुआ है और ये रोल चल रहा है। तो हल्का 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 ऐसे ऐसे चलता रहेगा, हमेशा चलता रहता है। ये टोटल काउंट कर लिए जाते तो पता चल जाता है कि भैया कितने बार भूकंप आया, 18,000 16,000 बार, ठीक है। लेकिन जब इनकी मात्रा थोड़ी बढ़ जाए और ये इस तरह से चलने लगे, ऐसे ऐसे, तो इसका मतलब है भैया भूकंप वाली ये घटना ज्यादा बड़ी हो गई। जैसे मान लीजिएगा ये शुरुआत में कुछ देर चला, फिर इसके बाद अगला सीक्वेंस आया, वो और तेजी से चलने लगा। फिर इसके बाद हल्का धीरे धीरे चलने लगा, नहीं धीरे वाले को भी छोटा कलर बदलता हूँ। फिर इसके बाद चलने लगा और फिर वही अपनी पुरानी कंडीशन में आ गया। ये जो सबसे पहले नोट किया गया इसे कहा गया पी वेव्स, ये जो है इसे कहा गया एस वेव्स, इसे कहा गया एल वेव्स। सबसे पहले नोट हुआ। इसमें दरअसल है क्या, आप ये मानिए कि इसके बीचों बीच हमें इस तरह से हमने एक लाइन ड्रॉ कर रखी है और ये जितने पॉइंट का ऊपर नीचे करेगा उतने ही पॉइंट को काउंट करके बोल दिया जाएगा कि भैया भूकंप मापी यंत्र में इतने रेक्टर पैमाने का
भूकंप आया। जितनी बड़ी तरंग बनेगी, जितना तेजी से मूव करेगा, उतनी ही हम उस क्षमता को बोल देंगे कि इतनी बड़ी भूकंप आई। इन्हीं को काउंट कर लिया जाता है, इन्हीं काउंट करके बता देते हैं कि भैया इसका जो सबसे बड़ा मेन था वो था 6 या वो 4। एक दो पर है तो ठीक है, ज्यादा है तो बता देंगे, और ये काउंट आपका एस वेव्स में ही हो जाता है। पी वेव जो शुरुआत होती है, स्टार्टिंग होती है, एस वेव्स मेन होती हैं, वास्तविक होती हैं, और एल तो लास्ट वाली होती। जो पी वेव्स होती हैं ये पुश एंड पुल करती हैं, हल्का सा पुश करेंगी फिर पुल करेंगी, फिर पुश करेंगी फिर पुल करेंगी। जैसे जैसे ये एक कोई चट्टान है, और इस चट्टान में पहले इन्होंने एक ही जगह पर बहुत सारा प्रेशर लगा दिया, फिर थोड़ा दूर दूर चले गए, फिर किसी जगह पर इकट्ठे बहुत सारा प्रेशर लगा दिया, तो इसे हम बोलते हैं पुश एंड पुल। ये पी तरंगों के साथ होता है। एस तरंगे क्या होती हैं? एस तरंगे इस तरह से चलती हैं, ऊपर नीचे श्रृंग बनाते हुए चलती हैं। अब बची एल तरंगे। तो जो एल तरंगे हैं ये P प्लस एस दोनों का फॉर्म लेके चलती हैं, इसलिए ज्यादा खतरनाक होती हैं। क्या होती हैं? ज्यादा खतरनाक होती हैं। इसमें क्या होता है, P एंड S दोनों तरंगों में, तो ये चलेंगी तो ऐसे ही, लेकिन ये पुश भी काउंट करेंगी, पुल भी काउंट करेंगी, दूर दूर भी रहेंगी और पास पास भी रहेंगी, पास पास भी। और ऐसे में अगर ये तरंगे तेजी से आती हैं तो घर चुपचाप धरती के नीचे चला जाता, गिरता नहीं है, अंदर ही घुस जाता है। अगर दिल्ली में भूकंप आए तो चुपचाप घर सारे नीचे घुस जाएंगे, गिरेंगे नहीं, गायब हो जाएंगे। इस तरह का भूकंप अगर तेजी से आ जाए तो ये भूकंप की मापने का तरीका, मापने का डिजाइन होता है। अब हाँ, सबसे खतरनाक जो है वो एल वेव्स होती है। पी वेव्स के बारे में जो हमें याद करना है, ये अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। कैसे चलती हैं? ध्वनि के समान चलती हैं, और ये तीनों माध्यम में चलती हैं, गैस, तरल, ठोस। और इनकी स्पीड कितनी होती है? 8 से 12 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। अब भैया ये पुश पुल मैंने आपको पीछे बता दिया, लिखा हुआ है। बात क्लियर है? अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं, हम इन्हें लॉन्गिट्यूडनल वेव्स बोलते हैं। ये सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में, तीनों में चलती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगली अनुप्रस्थ तरंगे। अनुप्रस्थ तरंगे यानी कि बोले तो उसका जो है एस वेव्स का, और वो आपकी प्रकाश की तरह होती है। द्वितीयक तरंगे, इसे हम सेकेंडरी वेव्स या एस वेव्स भी बोल सकते हैं। अच्छा, पहले वाले को क्या बोलेंगे? पी वेव्स। दूसरी हो गई हमारी द्वितीयक तरंगे। सिस्मोग्राफ पर वही अपने भूकंप भूकंप मापी यंत्र में पी के बाद आएंगी, और यह अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। कैसी होती हैं? अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। ध्यान रखना है, केवल ठोस माध्यम में चलेंगी, और गैस और लिक्विड में विलुप्त हो जाती हैं, कमजोर हो जाती हैं। भैया ये वाली लाइन ज्यादा याद रखना है, केवल ठोस, बाकी जगहों पे क्या हो जाएंगी? खत्म, ये नहीं मिलेंगी, गायब हो जाएंगी। गैस में नहीं मिलेंगी, कहीं नहीं मिलेंगी, तो ठीक है, मत मिलो। ये वाली लाइन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी हम पढ़ेंगे आगे तो ये वाली लाइन का यूज करना पड़ेगा। लब तरंगे, जिसे हम एल वेव्स भी बोलते हैं, पी और एस तरंग के बाद, इसलिए इन्हें सतही तरंगे बोलते हैं। इनका वेग 1 से 2 किलोमीटर प्रति सेकंड कम होता है, और ये रेले तरंगे व लब तरंगों में आती है। मतलब वही है, इनके जो क्या नाम है, जो फाउंडर थे उनका नाम था लब रेले, उन्हीं के नाम पर ये रख दिया गया, एल तरंगे। चलो भैया, अब बात कर लेते हैं पैमाने की। कौन कौन से मात्रक या मापक होते हैं? रुको आपको उसमें दिखाता हूँ।
देखो, ये वाला हमारा जो मीटर है ना, ये वाला होता है एक्चुअली जो हमारा मर्केली पैमाना, या आप इसी तरह का रेक्टर पैमाना भी होता है। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके आपको दिखाता हूँ। देखिएगा, ये जैसे मान लीजिएगा ये यहाँ से पेन लटक रहा है, ये यहाँ से ये पेन लटक रहा है, ये अपना पूरा रोल है। ये लाइन हमने एक ड्रॉ, ऐसे लाइन होनी चाहिए, लेकिन ये लाइन ऐसे नहीं है, ऐसे ऐसे है। तो इन्हीं पॉइंट्स को हम काउंट कर लेते हैं, कितने पॉइंट्स का आया, कितनी तीव्रता का आया। जैसे ये लाइन मेन लाइन है, बट इसमें यहां तक भी गया है, ऐसे ऐसे यहां तक। तो ये जितना आएगा, और देखो यहाँ पे लगातार है, यानी कि ये मेन भूकंप है, इससे ज्यादा। और यही होता है कि 5 सेकंड धरती कांपी, 4 सेकंड धरती कांपी, 10 सेकंड धरती कांपी, वही धरती को यहाँ आप काउंट कर लेते हैं। ये सारी लाइनिंग आपकी किस में आती है, ये सारी सारी लाइनें आपकी मापक में आती हैं। अच्छा, मापक से हमें जो याद करना है, रेक्टर पैमाना, इन दोनों पैमाने से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, लिख लीजिएगा। सी टेट का एक क्वेश्चन यहां से फिक्स है। रेक्टर पैमाना मात्रात्मक होता है, भूकंप की तीव्रता को 0 से 10 तक मापता है। इसमें ध्यान से सुनना, याद आपको करना, एग्जाम आपने देना है। इसमें अगर एक अंक की वृद्धि होती है, जैसे भूकंप नॉर्मली एक पर धरती हिल रही है, टेंशन नहीं, क्योंकि धरती घूम भी रही है तो हिल भी रही है। अगर एक की जगह दो का हो गया, पैमाना का रिजल्ट दो आ रहा है, यानी कि भूकंप पहले एक तीव्रता का हमेशा रहता है, अगर उसकी तीव्रता दो हो गई, अर्थात उसकी ऊर्जा में 31 की, और उसके त्वरण में, एक्सेलरेशन में 10 गुने की वृद्धि हो जाएगी। भैया ये याद रखना है। अब इसको आप कैसे भी याद कर लो, उसके त्वरण में 10 गुने की और एनर्जी में 31.6 गुने की वृद्धि होगी अगर एक पॉइंट बढ़ता है। ये नुकसान को भी बता देता है कि यार इतना ज्यादा आया तो मात्रात्मक। फिर आता है मर्केली, रिक्टर के बाद, या गुणात्मक पैमाना है, और ये किसको मेन बताएगा, घाटा कितना हुआ। इसके नंबर हैं 1 से 12 तक, इसके नंबर हैं 0 से 10 तक। 0 पे अपने को कोई दिक्कत नहीं है, 2-3 तक भी आता तब भी हमें पता चल जाता है कि दो तीव्रता का भूकंप 2 घंटे पहले आया, वो होता है। ये क्या है, क्वालिटेटिव है, ये वाला क्वांटिटेटिव है। ये नंबर पर काम करेगा, ये कितना नुकसान हुआ, कितना घाटा हुआ, वहां पे जाके देखेगा आंखों से कि यार 400 लोग मरे, 500 लोग मरे, उस चक्कर में ये काम करता है। डैमेज को बताने के लिए मर्केली पैमाने का प्रयोग किया जाता है। भैया अब मुझे लगता है कि हमें इस क्लास को यहीं पर रोकना पड़ेगा, क्योंकि अगला जो क्षेत्र है वो है भूकंप क्षेत्र। तो भूकंप के छाया क्षेत्र हम लोग यहाँ से हमें कल करना पड़ेगा, क्योंकि आज ये पॉसिबल नहीं कि मैं आपको ये आज करा पाऊँ, क्योंकि यहाँ से भी आपका क्वेश्चन आता है। कल करते हैं इसको, है ना, टाइम भी आपका हो गया। तो भैया अगर किसी का कोई डाउट वाउट है तो पूछ लीजिएगा, अदरवाइज हम लोग फिर कल मिलते हैं, कल करेंगे और क्या। कल भूकंप के साथ कुछ और भी चीजें ट्राई करेंगे, और अगर एक है तो बता दीजिएगा। आर्यन, हाँ भैया बताओ आर्यन जी, क्या हाल चाल है। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी है तो पूछ लीजिएगा, अदरवाइज फाइल आपको मिल जाएगी, नोट्स बनाते चलिएगा। 3-4 दिन में, 3 दिन की क्लास नहीं थी तो 3 दिन आप लोगों ने 100% बढ़िया लिख ही लिया होगा। यूट्यूब में आइएगा, यूट्यूब में क्वेश्चन करते हैं, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन है, पीवाईक्यू में भी बहुत सारे क्वेश्चन है। और बारिश क्यों होती है, तूफान क्यों आता है, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे, आने वाले दिनों में हम चर्चा करेंगे। सर ज्वालामुखी महासागर में भी आता है क्या, बिल्कुल आता है। प्रशांत महासागर हम लोगों ने कल देखा था, रिंग ऑफ फायर, किनारे किनारे, तो महासागर में ही आता है। जैसे बैरन द्वीप अपना, वो भी महासागर, हिंद महासागर में ही स्थित है। तो कई बार ज्वालामुखी ऐसे भी आते हैं जो पानी के ऊपर दिखते ही नहीं, नीचे ही फूट रहे होते हैं, क्योंकि बहुत गहराई में है, कई कई 11-11 किलोमीटर का गहरा है मैरियाना ट्रंच। तो वहां नीचे कहीं पर भूकंप, ज्वालामुखी आया और नीचे ही फूट फाट रहा, ऊपर हमें दिख ही नहीं रहा है। कुछ दिन के बाद सीधा हमें दिखेगा कि यार नई धरती निकल आई यहाँ तो बीच में, तो वो हो जाएगा। लेकिन ये बहुत लंबा समय होता है, बहुत लंबा टाइम लगता है इन सब चीजों में। ठीक है, चलो भैया यूट्यूब में आओ, यूट्यूब में मिलते हैं। और कल इसके बाद में भी हम लोग जो है
वायुमंडल में इंटर करेंगे। आ, जो पृथ्वी की वायुमंडल की परतें हैं उस पर हम लोग शायद चर्चा करेंगे कल। और वायुमंडल शुरू हो जाएगा तो 5-6 क्लास में वायुमंडल हम खत्म करेंगे, बारिश वगैरह चक्रवात वगैरह भी देखेंगे कैसे बनता है ना। चलो बाय बाय एंड टेक केयर।